Okay, so class, today we are going to start the basic concepts of principles of accounting. First of all, we will review all the basic concepts and terminologies. I have prepared one file, basic concepts and terminologies of accounting for BBA, Introduction to Accounting course. This is totally prepared by me, and I have mentioned the references in the end from where I have taken all these concepts. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, दिस इज द फाइल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जिसके बाद आपके लिए बाकी सारे चैप्टर्स को कवर करना आसान हो जाएगा. तो हम आज स्पेसिफिकली वी विल टॉक अबाउट द एसेट्स. तो बिकॉज दिस इज द पीडीएफ फाइल एंड आई कैन नॉट रिटन एनीथिंग ओवर दैट, आई कैन नॉट ओवर राइट ऑन दिस फाइल. तो मैं यहाँ पे आज की डेट एंटर करूंगी कि आज हमारे पास 10 जून को हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है. 10 जून 2026 मैं ये आउटलाइन आपके सामने रखूंगी. और सबसे पहली चीज आज हम पढ़ेंगे एसेट्स के बारे में कि एसेट्स क्या होते हैं. सबसे पहले तो हमें अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने की जरूरत है कि व्हाट इज द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है. लेकिन बिकॉज दिस इज द समर सेमेस्टर एंड यू पीपल हैव अ idea कि what accounting is all about, because you people have learned this course in regular semester. आपको थोड़ा आइडिया है, if not fully, लेकिन थोड़ा आइडिया है कि अकाउंटिंग क्या होती है. मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन एटलीस्ट 5 चैप्टर्स पढ़ने के बाद क्लियर होती है. वैसे तो आप डेफिनेशन सुना सकते हैं कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ये दिस इज अ डेफिनेशन व्हिच यू कैन लर्न बाय हार्ट, लेकिन आपको ये वैसे नहीं समझ आएगी क्योंकि रिकॉर्डिंग इज अ सिस्टमैटिक. सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट सिस्टमैटिक वर्ड से. सिस्टमैटिक फिर प्रोसेस, एक तो सिस्टमैटिक है फिर प्रोसेस है, इज द रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग. तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, these four words basically define the steps of the accounting cycle. तो जब तक हम अकाउंटिंग साइकिल को पढ़ेंगे नहीं, उस प्रीवियस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना, ऑब्वियसली वी कैन मेमोराइज इट, पर अंडरस्टैंड करना इज अ बिट डिफिकल्ट. ठीक है, बिट डिफिकल्ट भी नहीं है, जिसे कह लें कि बिट अनअंडरस्टैंडेबल. तो मैं हमेशा अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो अकाउंटिंग का जो कोर्स है उसको एटलीस्ट हाफ पढ़ाने के बाद आई गेट बैक टू दी अकाउंटिंग की डेफिनेशन, ताकि चीजों क्लियर हो सके. सो हम अभी अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है. इसमें चार जो लफ्ज हैं, देयर आर 4 वर्ड्स विच यू हैव टू रिमेम्बर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, विच इज RCSA. मैंने खुद भी ऐसे ही याद करके रखा है. यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ. The most important 4 words in accounting are RCSA, which means recording, classifying. ये अकाउंटिंग की सबसे मशहूर डेफिनेशन है, वैसे तो बहुत सारी हैं. दिस इज द मोस्ट फेमस डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग. ये 4 लफ्ज भी आप याद रखेंगे तो आपकी जिंदगी आसान है. इससे पहले आपको एक और वर्ड भी याद रखना है, विच इज कंपाउंड वर्ड, सिस्टमैटिक प्रोसेस. ठीक हो गया. तो सिस्टमैटिक प्रोसेस, उसके बाद RCSA. दीज आर द 2 वर्ड्स. RCSA बेसिकली एक्रोनाइम है. वर्ड्स तो ये 4 है, लेकिन RCSA बेसिकली एन एक्रोनाइम, याद रखने के लिए कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग इसके मतलब है. ये 2 वर्ड्स आप याद रख लें, सिस्टमैटिक प्रोसेस एंड RCSA. आप जिंदगी भर अकाउंटिंग की डेफिनेशन कभी भी नहीं भूलेंगे. दिस इज माई क्लेम. ये मेरा प्रॉमिस नहीं है, दिस इज माई क्लेम, और मैंने भी इसी तरह ही याद रखी हुई है. सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस. सिस्टमैटिक और प्रोसेस ये कंपाउंड वर्ड है. सिस्टमैटिक किसे कहते हैं? सिस्टमैटिक कहते हैं कि एनीथिंग विच हैज सम स्टेप्स इन्वॉल्व, कोई ऐसा काम जिसमें एक स्टेप्स इन्वॉल्व है और इट हैज अ सीक्वेंस, कि
पहले एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसकी जो है सीक्वेंस को बिगाड़ दें, कि थर्ड पहले ले आए, फिर सेकंड लाए, फिर वन लाए। ऐसे कभी भी नहीं कर सकते। अगर कोई चीज सिस्टमेटिक है तो जो फर्स्ट वाली है वो पहले ही ट्रिगर होगी, पहले हैपन होगी। सेकंड वाली सेकंड नंबर पे होगी, थर्ड वाली थर्ड पे ही होगी, फोर्थ वाली फोर्थ पे ही होगी। इसका मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। दैट एग्जांपल इज कि यू पीपल आर एनरोल्ड इन बीबीए प्रोग्राम। आपके पास 8 सेमेस्टर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। यू हैव अ सिस्टमेटिक जो है सेमेस्टर, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। एक प्रोसेस को तो वर्ड पे मैं आ ही नहीं रही, अभी मैं सिर्फ सिस्टमेटिक को डिफाइन कर रही हूँ। तो दिस इज द सिस्टमेटिक थिंग। द रीजन इज, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले 6 सेमेस्टर्स पढ़ लें, फिर फिफ्थ पढ़ लें, फिर सेकेंड सेमेस्टर पढ़ लें, फिर एट पढ़ लें और फिर वन पढ़ लें। ऐसा नहीं हो सकता। द रीजन इज दैट कि पहले सेमेस्टर में आप फाउंडेशन कोर्सेज पढ़ेंगे, फिर सेकंड में इंटरमीडिएट लेवल के आएंगे, फिर थर्ड में इंटरमीडिएट लेवल 2 के आएंगे, फिर फोर्थ में उससे मुश्किल आएंगे, एंड देन एट्थ तक आते आते आपके पास एडवांस लेवल आ जाएगा। सिस्टमेटिक में क्या होता है कि आप कभी भी जो आठवां स्टेप है वो पहले स्टेप के ऊपर नहीं लाते। गेटिंग माई पॉइंट? सो सिस्टमेटिक मीन्स दैट कि वॉट एवर दी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन सीक्वेंस, वी हैव टू फॉलो दैट सीक्वेंस। देन प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज समथिंग कि वो जहां से शुरू होता है, फिर वो जहां पे जाके खत्म होता है, अगेन वो उस जगह से शुरू होता है। दिस इज काइंड ऑफ अ लूप। आप पहले सेमेस्टर से आपने पढ़ा है, आप आठवें तक आपने पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ पे आपकी बीबीए की डिग्री हो गई खत्म। इफ यू वांट टू डू अ सेकंड बैचलर्स, देन अगेन यू हैव टू ज्वाइन फ्रॉम दिस फर्स्ट सेमेस्टर। लोग दो दो बैचलर की डिग्रीज करते हैं। तो अगर आपको आपके दिमाग में आया कि आई वांट टू डू द बीसीएस, तो बीसीएस एंड बीबीए बोथ आर वेरी डिफरेंट। जो बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स हैं वो बीसीएस के फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स से डिफरेंट होंगे। यस, सम आर सेम, जैसे पाकिस्तानी स्टडीज है या मैथमेटिक्स है, नहीं मैथमेटिक्स उनका डिफरेंट होगा। पाकिस्तानी स्टडीज या इस्लामिया, दे कैन बी द सेम। लेकिन बीबीए का फर्स्ट सेमेस्टर और बीसीएस का फर्स्ट सेमेस्टर जो कोर कोर्सेज हैं, दैट वुड बी द डिफरेंट वंस। इसी तरह आपका बीसीएस का सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द बीबीए का सेमेस्टर। तो अगर इफ यू वांट कि भाई मैं चाहती हूँ कि मैं अगेन मेरे पास एक और बैचलर की डिग्री हो जो कि कंप्यूटर साइंस में हो, तो आपको ये सिस्टमेटिक प्रोसेस फिर दोबारा वन से ही शुरू करना पड़ेगा। ये 8 पे खत्म होगा तो अगेन स्टार्ट कहाँ से होगा? वन से। ऐसा नहीं होगा कि आपने कहा चलो मैं तीसरे चौथे से स्टार्ट कर लेती हूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। सो सिस्टमेटिक का मतलब है कि इन सीक्वेंस, जिसमें आप सीक्वेंस को बिगाड़ नहीं सकते, सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, सीक्वेंस को ब्रेक नहीं कर सकते, सीक्वेंस को खत्म नहीं कर सकते। और प्रोसेस का मतलब है कि समथिंग विच हैज something which has involved the steps, and we have to follow these steps in sequence। और वो जहां खत्म होंगे उसके बाद वो वहीं से वो लूप दोबारा शुरू होगा। तो इट इज नोन एज द सिस्टमेटिक प्रोसेस। आपका बीबीए इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। इट मीन्स दैट कि आपने सीक्वेंस में चलना है और जहां खत्म करेंगे उसके बाद शुरू भी दोबारा अगेन लूप स्टार्ट होगा। तो अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब समझ आ रहा है थोड़ा कि क्यों सिस्टमेटिक प्रोसेस हम अकाउंटिंग को कहते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग जहां पे वो साइकिल खत्म होती है, अगेन नए सिरे से साइकिल दोबारा शुरू होती है। अगर आप में से किसी को याद हो तो अकाउंटिंग साइकिल कहाँ पे एंड होती है, तो मुझे बता सकता है कि वेयर डू वी एंड द अकाउंटिंग साइकिल? एनीवन? कहाँ पे हमारी अकाउंटिंग साइकिल एंड होती है क्लास? ये बता सकता है? स्क्रीन फ्रीज नहीं है मैं बात कर रही हूँ, स्क्रीन इज परफेक्टली ऑल राइट। अकाउंटिंग साइकिल एंड होती है आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस पे, और फिर अगेन शुरू कहाँ से होती है? जनरल जर्नल से। बेसिकली वी हैव 8 स्टेप्स इन अकाउंटिंग साइकिल जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आई एम नॉट डिस्कसिंग द अकाउंटिंग साइकिल। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि व्हाट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस। किसी भी चीज को अगर हम कहें ना कि दैट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस, तो वो उसका क्या मतलब होता है? कि समथिंग विच इज इन सीक्वेंस, कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व है और वो स्टेप्स सीक्वेंस में होने चाहिए।
और जहां पे वो स्टेप्स साइकिल पूरी करके एंड होंगे, अगेन वो स्टेप्स फर्स्ट से शुरू होंगे नेक्स्ट साइकिल के लिए। ठीक हो गया? So this is known as a systematic process. Now we have assets. हम सबसे पहले बात करेंगे assets की। हमारे पास अकाउंटिंग में डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। मैं अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बाद में पढ़ाती हूँ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ाने के बाद, लेकिन यहाँ मैं बता देती हूँ क्योंकि आपका बैकग्राउंड डेवलप्ड है ऑलरेडी, यू पीपल हैव लर्न। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, यहाँ लिखती हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, वी हैव अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं एसेट्स इज इक्वल टू योर लाइबिलिटी प्लस ओनर एक्विटी। ठीक है? कि एसेट्स आपके लायबिलिटी प्लस ओनर एक्विटी के बराबर होते हैं। इनमें हम बात करेंगे। सबसे हमें ये तो बताओ कि एसेट्स होते क्या हैं। व्हाट आर दी एसेट्स? क्या होते हैं एसेट्स? बताइए क्लास, व्हाट आर दी एसेट्स? आप एसेट्स किन्हें कहते हैं? व्हाट आर एसेट्स, क्या होते हैं? क्या होते हैं एसेट्स? मैम, जो हमारी पर्सनल चीजें होती हैं, आपकी एक्सचेंज पर्सनल चीजें एसेट्स नहीं होती है। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आप ओन करते हैं। इट डज नॉट मीन दैट कि इट इज द पर्सनल थिंग। कभी कभी आप कंपनी ओन करते हैं, कंपनी को चला रहे होते हैं, तो कंपनी के एसेट्स हो सकते हैं, आपके पर्सनल भी हो सकते हैं पर कंपनी के भी हो सकते हैं। लेकिन हम पर्सनल का वर्ड एसेट्स के लिए यूज नहीं करते। हम कहते हैं कि समथिंग विच आई ओन, कोई भी ऐसी चीज जो हम ओन करते हो, इट इज नोन एज द एसेट। अब आप अपने घर में जिस कमरे में आप बैठे हैं वहां पे आप मुझे देखें एक नजर और मुझे बताएं कि आपको क्या क्या एसेट नजर आ रहा है अपने आसपास। बताइए, तो क्या क्या एसेट्स, हम एसेट्स को लिस्ट डाउन करते हैं, आपको क्या क्या नजर आ रहा है एसेट्स में जहां आप बैठे हैं? आपको एसेट में, सॉरी, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, फर्नीचर, एसी। ठीक है, एसी, और और क्या नजर आ रहा है? फर्नीचर है, एसी टेबल, है, फैन है, और मिरर। सॉरी, मिरर, बाकी चीजें मैम होती है। मिरर। उसके अलावा जो मोबाइल फोन आपने लिया लाइट। हुआ है, जिस मोबाइल फोन पे आप यूज कर रहे हैं वो, सॉरी, लाइट। लाइट्स। बेटा इसको फिक्सचर्स कहते हैं। जो लाइट कह रही हैं ना, जैसे बल्ब या ट्यूबलाइट्स, इसको कहते हैं फिक्सचर्स। ठीक है? जिस कमरे में आप बैठे हैं वो फर्नीचर है, एसी है, फैन है। मेरा फैन भी फिक्सचर्स में आ जाता है। फैन और ट्यूबलाइट्स या बल्ब्स या एनर्जी सेवर्स, ये सब फिक्सचर्स में आ जाते हैं। जिस मोबाइल फोन पे आप यूज कर रहे हैं या लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं वो आपका एसेट है। उसके अलावा आपका जो प्रीपेड इंटरनेट कनेक्शन है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन, इफ दिस इज प्रीपेड, आई हैव प्रीपेड इंटरनेट कनेक्शन बिकॉज आई यूज द यूएसबी इंटरनेट, तो मैं उसका पैसे पहले दे देती हूँ, इस्तेमाल बाद में करती हूँ। तो प्रीपेड इंटरनेट कनेक्शन जो है वो एसेट आपका है। उसके अलावा आपके पास, मेरे पास कमरे में स्टेशनरी पड़ी हुई है, स्टेशनरी मेरा एसेट है। उसके अलावा मेरे पास मेरा बैग पड़ा हुआ है, लैपटॉप बैग, वो मेरा एसेट है। उसके अलावा मेरे कमरे में और क्या चीजें पड़ी हुई हैं, और बाकी अब सारी फिक्सचर्स में आ जाती हैं। तो दीज थिंग्स आर माय एसेट्स। ये सारी चीजें जो मैं ओन करती हूँ या आप ओन करते हैं, फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, फैन, मिरर, मोबाइल फोन, फिक्सचर्स, प्रीपेड इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप, स्टेशनरी, बैग, टेबल, चेयर कम्स अंडर द फर्नीचर, ये मेरे एसेट्स हैं। एसेट्स का मतलब क्या है कि ये वो तमाम चीजें जो मैं ओन करती हूँ। ये तो सिर्फ एक बात है। ये एसिड की जो अंडरस्टैंडिंग है, डेफिनेशन तो मैं नहीं कहूंगी, एसिड की अंडरस्टैंडिंग का एक एक पार्ट है कि जो चीज मैं ओन करूं। ठीक है? इसका सेकंड पार्ट क्या है कि एसिड उन वो तमाम चीज एसिड्स के अंडर में आएंगी विच गिव्स मी दी परसीव्ड फ्यूचर बेनिफिट। क्लास, एम आई कनेक्टेड और नॉट? so connected हूँ। which has a future benefit, which will provide me a future benefit।
अब फर्नीचर है मेरे पास क्लास, ये मैं ओन करती हूँ, लेकिन अगर मैं कल को फर्नीचर मार्केट में सेल करने जाऊं तो ये बिक जाएगा ना? इसका बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट है या नहीं है, बताइए मुझे। बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बेनिफिट है। इट इज प्रोवाइडिंग मी द फ्यूचर बेनिफिट। फर्नीचर भी बिक जाएगा, एसी भी बिक जाएगा, फैन भी बिकेगा, मिरर भी बिकेगा। हाँ, कम ज्यादा कितना भी है, लेकिन क्या मैं अगर किसी स्क्रैप डीलर्स जो होते हैं, जिनको हम आम लफ्जों में कबाड़िए भी कहते हैं, अगर आप उनके पास कुछ भी लेके जाएं, वो आपको 5 या 10 रुपए देंगे, लेकिन देंगे जरूर। कभी वो आपसे ये कहते हैं कि ये तो आप फ्री में छोड़ जाएं, दोस्ती में कह सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी उनके पास लेके जाएं, वो आपको कुछ ना कुछ पैसे जरूर देंगे। तो मिरर हो गया, मोबाइल फोन बेचने जाए तो वो भी पैसों में बिक जाएगा। फिक्सचर्स, ट्यूबलाइट जो खराब हो जाती हैं आपके पास, या पंखा खराब हो जाता है, वो भी आप बेच सकते हैं। प्रीपेड इंटरनेट कनेक्शन, मेरी यूएसबी में अभी पैसे हैं, मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं किसी को दूंगी तो उसके अगेंस्ट में पैसे ले सकती हूँ उससे कि इसमें इतने का बैलेंस डला हुआ है, आप मुझे इतने पैसे दे दें। स्टेशनरी में बेचने जाऊं, आई कैन सेल। बैग पड़ा है, वॉट एवर आई एम हैविंग, इट विल प्रोवाइड मी वॉट, सम फ्यूचर बेनिफिट्स। तो बेसिकली एसेट को समझिए कि इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एसेट की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि समथिंग यू ओन एंड विच प्रोवाइड्स यू द फ्यूचर बेनिफिट्स, नोन एज द एसेट। एसेट्स की क्लासिफिकेशन टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है। टेंजिबल कहते हैं वो तमाम एसेट्स जिनको आप टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो तमाम चीजें जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। अब इंटरनेट कनेक्शन है, प्रीपेड इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन को मैं टच नहीं कर सकती। जो यूएसबी है, वो यूएसबी तो इटसेल्फ एक, जिसे कह लें कि वो है ना, एक मीडियम है इंटरनेट को मुझ तक पहुंचाने का। लेकिन जो इंटरनेट की एमबीज और जीबीज आ रही हैं, कैन आई टच देम? नो, आई कैन नॉट टच देम। प्रीपेड मोबाइल फोन कार्ड जो होता है, ये भी तो मेरा एसेट है ना, कि मेरे पास एक 1000 वाला प्रीपेड मोबाइल फोन कार्ड है। अब जो कार्ड है वो तो गत्ते का बना हुआ है, वो मैं टच कर सकती हूँ, लेकिन उस मोबाइल के अंदर जो मिनट्स, जो मैसेजेस, जो एमबीज जीबीज इंटरनेट की है, कैन आई टच देम? आई कैन नॉट टच देम। तो ये इंटेंजिबल हो जाएगा। ठीक है, मैंने इंश्योरेंस परचेज की है अपने लिए। इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ना, यानी इंश्योरेंस की जो फीस आप देते हैं क्लास, वो आप एडवांस में देते हैं। जैसे आपने गाड़ी की इंश्योरेंस कराई, कि इस पूरे साल में मेरी गाड़ी को अगर जो भी नुकसान पहुंचेगा, तो इंश्योरेंस की कंपनी इसके पैसे भरेगी। इंश्योरेंस को आप टच कर सकते हैं, हाँ, वो पेपर जिसपे वो टर्म्स एंड कंडीशन आती है वो आप टच कर सकते हैं, बट इटसेल्फ इंश्योरेंस कोई चीज है जिसे आप टच कर सके? मुझे बताइए। इंश्योरेंस को आप टच कर सकते हैं? आप इंश्योरेंस को टच नहीं कर सकते। आप प्रीपेड मोबाइल कार्ड के जो बेनिफिट्स है उनको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसका जो कार्ड का पेपर है या जो गत्ता है सिर्फ वी कैन टच देम, क्योंकि वो तो एक गारंटी है ना कि आपके पास ये चीज है। तो अगर वो भी नहीं आता, अब तो ऐप पे आ रहा होता है, डिजिटली रिटर्न होता है अब तो। मोबाइल के कार्ड का वो भी नहीं आता, गत्ता भी नहीं आता। अब इंश्योरेंस के पेपर्स आते हैं क्योंकि उसके साइन होते हैं, लेकिन वैसे आप इंश्योरेंस के बेनिफिट्स को यू कैन नॉट टच। प्रीपेड मोबाइल कार्ड को यू कैन नॉट टच। इंटरनेट कनेक्टिविटी के जो बेनिफिट्स हैं, यू कैन नॉट, वी कैन नॉट टच। तो जिस एसेट को हम टच नहीं कर सकते, इट इज कंसिडर्ड एज द इंटेंजिबल एसेट। जिन एसेट्स को हम टच कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर, एसी, फैन, मिरर, मोबाइल फोन, फिक्सचर्स, प्रीपेड, सॉरी, स्टेशनरी बैग, इट इज ऑल नोन एज दी टेंजिबल एसेट्स। तो जिसको टच कर सकते हैं वो टेंजिबल एसेट्स है, जिसको टच नहीं कर सकते वो इंटेंजिबल एसेट्स है। पर एसेट्स की दो मेन जो है वो क्वालिटीज हैं। समथिंग यू ओन, मेरा जो मेरा जो हमेशा एक मोटिव है इधर समर्स को पढ़ाने का, तो ये नहीं होता कि आपने कोर्स पढ़ा और आपने पास किया और आप आगे निकल गए, शायद आपका हो, बट दैट इज नॉट माई मोटिव। मेरा मोटिव ये है कि वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, यू आर गेटिंग दैट थिंग प्रॉपरली। सही है, ताकि आप एक समर में बैठे हैं, अपना अपना एक टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप कुछ सीख के जाएं। और मैं इसको सोचती हूँ कि मैं इसको इतना आसान कर दूं, इतना आसान कर दूं कि कोई भी एज ए ले पर्सन अगर वो सुने तो उसको समझ आ जाए कि ये क्या चीज है। तो एसेट क्या चीज है कि समथिंग यू ओन प्लस गिव्स यू अ
फ्यूचर बेनिफिट, कुछ ना कुछ फ्यूचर बेनिफिट दे आपको, फ्यूचर बेनिफिट नहीं देगा तो एसेट किस बात का है, ठीक है। फ्यूचर बेनिफिट, समथिंग यू ओन एंड आपके पास फर्नीचर है पड़ा हुआ है लेकिन आप उस पे उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इस्तेमाल नहीं कर सकते तो बेचेंगे, जाहिर है, क्योंकि टूटा हुआ है, बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे। तो सम कुछ तो बेनिफिट दे रहा है, हाँ, यूज करने का नहीं दे रहा है लेकिन पैसों में दे रहा है। यूज भी नहीं कर सकते, बेच भी नहीं सकते, तो फिर वो एसेट है ही नहीं, वो एसेट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। यूजुअली जितने भी एसेट्स हैं वो डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं कि आप कुछ ऐसी चीज जो आप ओन करते हैं और ओन करने के बाद वो आपको फ्यूचर कुछ बेनिफिट देगा, आप उसको सेल करने जाएंगे मार्केट में, स्क्रैप के मार्केट पर 5, 10, 20, 25 रुपए में वो बिक जाएगा, ठीक हो गया। सो आई होप कि एसेट की डेफिनेशन, एसेट आपको क्लियर है। अब हम अपने आते हैं दोबारा अपने इस पीडीएफ पे। सो एसेट आपके पास टेंजिबल भी होते हैं, एसेट्स आपके पास इंटेंजिबल भी होते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आपके पास जिन्हें आप टच कर सकते हैं। intangible assets are those assets which you cannot touch। अब एसेट्स के अंदर दो क्लासिफिकेशंस मैंने की थी कि आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल समझ आ जाए। उसके अलावा अब जब हम आएंगे टेंजिबल एसेट्स में, तो दोज एसेट्स विच वी कैन टच। एसेट की क्लासिफिकेशन एक और तरह से भी की जा सकती है। क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहता है डिस्ट्रीब्यूशन को, कि एसेट की डिस्ट्रीब्यूशन एक और तरह से भी की जा सकती है। एसेट कैन बी शॉर्ट टर्म, एसेट कैन बी लॉन्ग टर्म। कुछ एसेट्स ऐसे हैं आपके पास जो शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं। हम किस बात पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एसेट शॉर्ट टर्म है और कौन सा एसेट लॉन्ग टर्म है? उसकी एक कंडीशन होती है शॉर्ट और लॉन्ग टर्म एसेट की। जो शॉर्ट टर्म एसेट होता है वो 1 साल के अंदर अंदर क्या हो जाता है, या तो कंज्यूम हो जाता है या अपनी शेप को चेंज कर लेता है। मैं दोबारा बताऊंगी, शॉर्ट टर्म एसेट्स आर दोज एसेट्स which get consumed or change its shape in a 1 year or till 1 year। 1 साल के अंदर या 1 साल, या 1 साल में 365 डेज होते हैं, तो 365th डे पे भी वो एसेट अगर कंज्यूम हो रहा है या अपनी शेप को चेंज कर रहा है, इट इज कंसिडर्ड एज दी शॉर्ट टर्म एसेट। वो एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, 1 साल से ज्यादा हो, वो क्या कंसिडर किए जाते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट्स। फर्नीचर की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है या 1 साल से कम होती है? फर्नीचर यूजुअली सालों साल चलता है, फर्नीचर इज लॉन्ग टर्म एसेट। एसी लॉन्ग टर्म एसेट, जाहिर है लंबा चलता है। फैन लॉन्ग टर्म एसेट। मिरर लॉन्ग टर्म एसेट। भाई साल के अंदर ये कंज्यूम नहीं होता, मिरर आपके घर में लगा टूट जाए और बात है, सालों साल चलता है। मोबाइल फोन लॉन्ग टर्म एसेट। फिक्सचर्स लॉन्ग टर्म एसेट्स। प्रीपेड इंटरनेट कनेक्शन शॉर्ट टर्म, हर महीने खत्म। स्टेशनरी शॉर्ट टर्म, क्योंकि पेंसिल अगर तो मैं इस्तेमाल ना करूं तो साल तक रखी रहेगी, लेकिन इस्तेमाल करूंगी तो 10 डेज में खत्म हो जाती है, शॉर्ट टर्म। बैग, बैग चलता है, अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी वाला है, जाहिर है वो कंज्यूम नहीं हो सकता, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म। आपके पास पर्स में कैश पड़ा होता है, मेरे पास भी पड़ा हुआ है, कैश इस्तेमाल होता रहता है रोज के बेसिस पे, शॉर्ट टर्म। गेटिंग, तो वो एसेट्स जो 1 साल के अंदर या 1 साल में, 1 साल के अंदर या 1 साल तक कंज्यूम हो जाए या अपनी शेप को चेंज कर लें, कंसिडर्ड एज ए शॉर्ट टर्म एसेट्स। उसके अलावा जितने एसेट्स हैं वो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। अब हम देखते हैं मैंने क्या क्या मार्क किया हुआ है। शॉर्ट टर्म एसेट्स में देखें, कैश हो गया आपके पास। उसके अलावा इन्वेंट्री। अब मैं आपको ये बता दूं कि हम जो ये अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ये एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट studying about the personal accounting, we are studying about the accounting from the कॉरपोरेशन या कंपनी के पर्सपेक्टिव से। अब आपको पता है कि कंपनी क्या होती है, आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का कोर्स बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। कंपनी एक लीगल पर्सन होती है, जैसे वी ऑल आर नेचुरल पर्सन है, अल्लाह ताला ने पैदा किया, हम सांस लेते हैं, और उसके अलावा हमारे कुछ राइट्स हैं सोसाइटी की तरफ, हमारे कुछ ड्यूटीज हैं सोसाइटी की तरफ। तो हमारे राइट्स क्या हैं कि हमें सेफ्टी मिले, हमें सिक्योरिटी मिले, हमें शेल्टर मिले,
हमें कोई हमें थेफ्ट ना मिले, एजुकेशन मिले, साफ हवा, साफ पानी, ये सब चीजें हमारे राइट्स हैं। और हमारी ड्यूटीज क्या है कि हम पोल्यूशन क्रिएट ना करें, झूठ ना बोले, किस ट्रैफिक सिग्नल को ना तोड़े, कचरा ना फैलाए, किसी का कत्ल ना करे, चोरी ना करे। दीज आर द ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी, ठीक है। तो मैं बीइंग अ नेचुरल पर्सन, मेरे कुछ राइट्स हैं, मेरी कुछ ड्यूटीज हैं। इसी तरह कंपनी एक लीगल पर्सन होती है। कंपनी को अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया होता। कंपनी जो फॉर्म होती है, जो बॉर्न होती है, वो थ्रू लीगल प्रोसेस होती है, कि लीगल एक प्रोसेस आपके पास वेल डिफाइंड है, उसके थ्रू कंपनी बॉर्न होती है। तो इसी तरह कंपनी के भी कुछ राइट्स होते हैं, कंपनी की भी कुछ ड्यूटीज होती है। तो इस वजह से हम कंपनी को कहते हैं कि कंपनी इज अ लीगल पर्सन, वी ह्यूमंस आर दी नेचुरल पर्सन। लेकिन जिस तरह हम जिंदा हैं, इसी तरह कंपनीज भी जिंदा होती हैं विद सम ड्यूटीज एंड राइट्स। सो वी आर स्टडीइंग अकाउंटिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के पास अपना कैश होता है, जैसे मेरे पास मेरे पर्स में अपना कैश पड़ा है, कंपनी के पास कंपनी के पर्स में विच विच दे हैव द बैंक अकाउंट, उनके पास अपना कैश पड़ा होता है। फिर मेरे पास अपनी इन्वेंट्री पड़ी होती है अब घर के काम करने के लिए, उसमें कुछ भी चीज हो सकती है, किचन का सामान हो सकता है, एनीथिंग। कंपनी जो भी चीज बनाती है, अगर कोई कंपनी है जो फर्नीचर बनाती है या प्लास्टिक का कोई चीज बनाती है, तो उसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल चाहिए होगा। सो दैट रॉ मटेरियल विल बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर समथिंग। तो कंपनी के पास अपनी क्या होती है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री होती है बेसिकली आपकी रॉ मटेरियल की। जो कंपनी जो भी चीज मैन्युफैक्चर कर रही है, उसको बनाने के लिए उसको क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल। फिर भी है ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज में क्या क्या चीजें आती हैं आपके पास? स्टेशनरी है, ऑफिस सप्लाईज में पेपर का रीम होता है, और ये स्टेपलर और इस तरह की छोटी मोटी चीजें होती हैं। यूजुअली ऑफिस सप्लाईज में आपके पास यही चीजें होती हैं। स्टेशनरी होती है पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, मार्कर्स, पेपर्स, कटर्स, ये तमाम चीजें। ये शॉर्ट टर्म एसेट्स क्यों होती है? क्योंकि ये तेजी से इस्तेमाल होती है, फिर नहीं आती हैं, फिर इस्तेमाल होती है। अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो रखे रहेंगे, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो एक पेंसिल कितने दिन चलती है? यूजुअली बच्चे एक पेंसिल 3 दिन में खत्म कर देते हैं। पेन कितने दिन अगर लिखा जाएगा तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? मैक्सिमम 5 डेज में। तो मार्कर एक दिन में कितने, मार्कर जो मैं इस्तेमाल करती हूँ बोर्ड पे आपको पढ़ाने के लिए, वो मैक्सिमम 15 डेज चलता है बस, इंक डालने के बावजूद, क्योंकि उसकी जो निब है वो खराब हो जाती है, वो फैल जाती है। सो दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज दी शॉर्ट टर्म एसेट्स। फिर अगर हम लॉन्ग, और ये वो तमाम एसेट्स हैं जिनको आप टच कर सकते हैं ऑफिस सप्लाईज में, जैसे स्टेशनरी है। स्टेशनरी को तो आप टच कर सकते हैं ना, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, एवरीथिंग। इन्वेंट्री में आपके पास प्लास्टिक है, रॉ मटेरियल में फर्नीचर, वुड है, प्लास्टिक है, कोई भी ऐसी चीज जिससे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, केमिकल्स हैं, वो तमाम चीजों को टच कर सकते हैं। कैश की करेंसी को भी आप टच कर सकते हैं। उसके बाद फिर टेंजिबल में आपके पास लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। उसमें लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है कि वो एसेट्स जिनकी जो लाइफ है वो 1 साल से ज्यादा है। उसमें लैंड आ जाती है, बिल्डिंग आ जाता है, इक्विपमेंट आ जाते हैं, मशीनरी आ जाती है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आ जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, ठीक हो गया। तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एसेट्स की भी पहचान हो गई है। हम आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स पे, कि इंटेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जिनको आप यू कैन नॉट टच। अब इंटेंजिबल एसेट्स में भी शॉर्ट और लॉन्ग एसेट्स आपको मिलेंगे। शॉर्ट टर्म एसेट्स कौन से होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स में? अकाउंट्स रिसीवेबल। क्लास, आप सबको पता है कि अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है? अकाउंट्स रिसीवेबल वो अमाउंट होता है जो सेल्स करने के बाद हमें थोड़े दिनों बाद रिसीव होगा। हम जब भी क्रेडिट पे सेल करते हैं, उधार पे सेल करते हैं क्लास, तो हम सबको पता है कि मैंने सामान बेचा, उधार पे बेचा है। उधार पे बेचने का मतलब ये है कि जिसने सामान खरीदा है वो पैसे की पेमेंट हाथ के हाथ नहीं करेगा, ऑन स्पॉट नहीं करेगा, बाद में करेगा, डेफर्ड पेमेंट। तो क्रेडिट अकाउंटिंग जो चलती है वो चलती है किसके ऊपर? डेफर्ड पेमेंट के ऊपर। डिफर्ड पेमेंट का क्या मतलब है कि जिसने भी मुझसे सामान खरीदा है वो मुझे ऑन स्पॉट पेमेंट नहीं करेगा, वो बाद में पेमेंट करेगा। तो मैंने तो सामान बेच दिया ना, मेरी तरफ से तो सामान चला गया। तो आई विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन एज एन अकाउंट रिसीवेबल, के मुझे इतने पैसे मिलने हैं। मैंने अपना फर्नीचर अपनी फ्रेंड को सेल कर दिया, उसने कहा कि वो पैसे 1 महीने के बाद देगी। मैंने तो सेल कर दिया,
तो मैं अब इस ट्रांजैक्शन को अपने पास रिकॉर्ड तो करूंगी, इसका मतलब ये है कि मेरे पास 50,000 आने हैं एक महीने के बाद, तो दैट आना इज अकाउंट्स रिसीवेबल। इसी तरह इंटरेस्ट होता है। मैंने एक वो खरीदा हुआ है, नेशनल सेविंग का कोई बॉन्ड खरीदा हुआ है, तो उस पे मुझे हर महीने वो मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलता है। तो हर महीने इंटरेस्ट में आना है, इस वजह से इज नोन एज द इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब आप मुझे एक बात बताएं, अकाउंट रिसीवेबल में आपको क्या आना है? कैश आना है। क्या अकाउंट्स रिसीवेबल को हम टच कर सकते हैं कि वो जो चीज आनी है, आना उसके अंदर क्या है? कैश आना है। तो कैश तो इटसेल्फ एक टेंजिबल एसेट्स है। अकाउंट रिसीवेबल एक एक ख्याली चीज है कि मैंने मार्क कर दिया, आई कैन नॉट टच अकाउंट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल की बात करें तो इंटरेस्ट में भी मुझे कैश आना है ना, पैसे आने हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल इटसेल्फ आई कैन टच? नो, आई कैन नॉट टच। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मैं इसको अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, आई एम नॉट टचिंग दिस थिंग, क्योंकि ये हमारे स्कोप से बाहर की चीज है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। प्रीपेड एसेट्स, अच्छा प्रीपेड एसेट्स आपको यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, टेंजिबल में भी नजर, इंटेंजिबल में भी नजर आ रहे हैं, टेंजिबल में भी नजर आ रहे हैं। तो जो यहाँ पे प्रीपेड एसेट्स है ना, जो आपको टेंजिबल में नजर आ रहे हैं, इसमें ये यूजुअली स्टेशनरी होती है। जो यहाँ पे प्रीपेड एसेट नजर आ रहा है ना इंटेंजिबल में, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी ऐसी चीज जिसको आप टच नहीं कर सकते, तो ये स्टेशनरी तो हो नहीं सकती। ये क्या हो सकता है? मेरा इंटरनेट कनेक्शन, प्रीपेड इंटरनेट कनेक्शन। इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कैन नॉट टच दैट इंटरनेट कनेक्शन। जाहिर है उसके एमबीज को, जीबीज को मैं टच तो नहीं कर सकती। उसके अलावा इंश्योरेंस की जो फीस मैंने भरी हुई है, तो इंश्योरेंस उसके अगेंस्ट में जो मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे, कैन आई टच देम? नो, आई कैन नॉट टच देम। उसके अलावा मैंने प्रीपेड मोबाइल का कार्ड ले रखा है, कैन आई टच देम? नो, आई कैन नॉट टच देम। तो ये वो जो एसेट्स होते हैं ना, जो आपके पास शॉर्ट टर्म होते हैं, मोबाइल का कार्ड, इंश्योरेंस 1 साल की, मैक्सिमम आप 1 साल की इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं। मोबाइल का कार्ड आपके मैक्सिमम 1 महीने का होता है। इंटरनेट के जो कनेक्टिविटी होती है यूएसबी वाली, वो मैक्सिमम 1 महीने या मैक्स टू मैक्स 6 महीने का आप एक साथ बिल पे कर सकते हो, उसके बाद 6 महीने के बाद वो रिन्यू होगी। तो अभी हमने शॉर्ट टर्म एसेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी कि शॉर्ट टर्म एसेट वो एसेट होते हैं जो आपके पास 1 साल या 1 साल से पहले लिक्विडेट हो जाए, कंज्यूम हो जाए, अपनी शेप को चेंज कर ले। फिर हमारे पास इंटेंजिबल में लॉन्ग टर्म एसेट्स आते हैं, जिसमें पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट है, गुडविल है, बॉन्ड रिसीवेबल है। ये पेटेंट्स कॉपीराइट्स क्या होते हैं, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एसेट्स में आपको ये याद रखना पड़ेगा, शॉर्ट और लॉन्ग। आप टेंजिबल इंटेंजिबल याद ना भी रखें, तो शॉर्ट टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स को प्लीज जरूर याद रखें। एक बात और मैं आपको बता दूं कि एसेट्स में शॉर्ट टर्म एसेट्स को आप कहते हैं करंट एसेट्स, और लॉन्ग टर्म एसेट्स को आप क्या कहते हैं? फिक्स एसेट्स। ठीक है। तो जहां पे भी मैं अगर करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स की बात करूं, तो आप समझ जाइएगा कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात हो रही है। शॉर्ट टर्म एसेट और लॉन्ग टर्म एसेट का फर्क क्या है कि शॉर्ट टर्म एसेट वो होता है विच हैज अ लाइफ, और शॉर्ट टर्म एसेट 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। जबकि लॉन्ग टर्म एसेट कौन से होते हैं? विच हैज अ लाइफ ऑफ 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी इसकी वो भी बता दी कि शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से कम या 1 साल तक हो। लॉन्ग टर्म एसेट वो होते हैं जिसके लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। शॉर्ट टर्म एसेट को करंट एसेट भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट को फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। अगर आप टेंजिबल और इंटेंजिबल की क्लासिफिकेशन को याद ना भी रखें, तो शॉर्ट और लॉन्ग जरूर याद रखें। आपको ये पता होना चाहिए कि कैश, इन्वेंट्री, ऑफिस सप्लाई, अकाउंट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एसेट्स, ये शॉर्ट टर्म एसेट्स है। और आपको ये याद होना चाहिए कि लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। ठीक है क्लास, यहाँ तक बात समझ आई सबको? एवरीबडी यहाँ तक क्लियर है? शॉर्ट टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स क्लियर है?
बताइए। यस मैम, क्लियर। नहीं क्लियर है तो सवाल पूछ लीजिए, आई एम हियर।